नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। 4:50 हो गए हैं। वक्त गूंज का है न्यूज 18 इंडिया पर। बीती रात की कुछ तस्वीरें आज सुबह से आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे होंगे और ये तस्वीरें हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट की। दिल्ली में बवाल हुआ, जमकर बवाल हुआ और यह बवाल हुआ अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान। मैं शब्द को दोबारा रिपीट कर रही हूं, अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान। रामलीला मैदान के बिल्कुल पास में है तुर्कमान गेट और इस इलाके में एक मस्जिद है जिसका नाम है फैज-ए-इलाही। मस्जिद के आसपास बहुत वक्त से अवैध अतिक्रमण हुआ था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया। आप प्लीज इसे बहुत गौर से सुनिएगा। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने पहले नोटिस जारी किया, फिर लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक की कार्रवाई हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि अतिक्रमण हटेगा। उस आदेश के बाद मंगलवार की आधी रात को 32 बुलडोजर मौके पर पहुंचे। अब आप ये पूछ सकते हैं कि रूबिका लियाकत, रात को आधी वक्त प्रशासन के बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए क्यों पहुंचते हैं? ये सवाल हमारे मन में भी था। ये सवाल जब हमने प्रशासन से किया तो प्रशासन ने कहा कि वो इलाका हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। रात को जब वहां पर भीड़ नहीं होती है तभी वो मुफीद वक्त था जब अतिक्रमण हटाया जा सकता था, ताकि रोज की जो आवाजाही है वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। और मैं फिर कह रही हूं, प्रशासन की तरफ से सिर्फ अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। 18वीं सदी की बनी फैज-ए-इलाही मस्जिद अभी भी अपने पुराने रौनक और पुराने रंग और रूप में मौजूद आपको नजर आएगी। आज भी उसकी दीवारों पर वैसे ही कुरान की आयतें उकेरी हुई नजर आएगी जैसे पहले थी। अब सवाल यह है कि जब मस्जिद पहले की तरह महफूज है तो बवाल क्यों? उसके लिए मैं आपको और तस्वीरें दिखाऊंगी, कैसे मस्जिद को लेकर अफवाह फैलाई जाती है। ये देखिए, प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया जाता है। वीडियो में दावा किया जाता है कि कर्फ्यू लगा रखा है ताकि बुलडोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आवाज धीमी कर रही हूं ताकि आप इसे सुन सके। इस वजह से लगा रखा है कि ये अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर, ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह पे लेके बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। जल्दी से ध्यान। ये वीडियो बनाने वाला शख्स क्या कह रहा है? मेरे भाइयों, घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ नहीं होने देंगे, जल्दी से आओ। न्यूज 18 इंडिया के सूत्र बताते हैं कि वीडियो बनाने वाला शख्स सरफराज मियां करके कोई है, जो वीडियो में यह अफवाह फैला रहा है कि मस्जिद को तोड़ने के लिए बुलडोजर पहुंचे हैं। यह वीडियो कार्रवाई से पहले का है ताकि भीड़ को इकट्ठा किया जा सके। और ऐसे बहुत से वीडियो वायरल किए गए कि देखो मुसलमानों की हालत क्या हो गई है, देखो किस तरीके से पुलिस यहां पर मौजूद है। और ऐसा सिर्फ यह अकेला वीडियो नहीं है, जैसा मैं आपको बता रही हूं। अब एक और शख्स को दिखाती हूं, नाम इसका खालिद मलिक है, जो मस्जिद के सामने खड़ा होकर वीडियो बना रहा है और लोगों को मस्जिद पर इकट्ठा होने के लिए कह रहा है। अफवाह फैलाकर भीड़ को इकट्ठा करने वालों में सिर्फ ये सरफराज मियां और खालिद मलिक जैसे नहीं हैं, ऐसे बहुत और शागिर्द आपको मिल जाएंगे। एक और वीडियो दिखाती हूं। देखिए, जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, पुलिस पर पथराव करती है, तो यहां से क्या आवाज आ रही है, सुनिए। जवाब नहीं। तो देखिए, इस कमजरफी को सुनिए आप। अरे वाह मेरे शेरो, अरे वाह भाई वाह, तेरी कसम। और ये सब किसके लिए? पुलिस पर पथराव करने के लिए। भीड़ जिसके हाथ में पत्थर है उसको उकसाने के लिए, उपद्रवियों को शेर बताना, हिंसा को अरे वाह तेरी कसम कहना। ये कमजरफी, बुज़दिली, बेवकूफी, जहालत नहीं तो और क्या है? पुलिस अब इन सब की पहचान कर रही है, धरपकड़ कर रही है। अभी तक 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अफवाहों के दम पर अवैध अतिक्रमण को बचाने के लिए जिस तरह से दिल्ली में आधी रात को उत्पात मचाया गया, और यह कोई अपवाद नहीं है, कसम से
असल में ये क्रोनोलॉजी है। याद कीजिए आप, सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में भीड़ जमा कर ली गई। अफवाह क्या थी? मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। मुझे बताइए आप में से कौन है जो ये कहेगा कि एक भी मुसलमान हिंदुस्तान का जिसकी नागरिकता छीनी गई है? और अफवाह क्या फैलाई गई? नागरिकता छीनी गई। कोरोना का वक्त याद कीजिए, इंदौर में अफवाह फैलाई गई कि मुसलमानों में वायरस का इंजेक्शन लगाने के लिए लोग घूम रहे हैं। इंदौर का वो मंजर मत भूलिएगा। कोरोना वॉरियर्स पर पथराव किया गया और हकीकत क्या थी? मेडिकल टीम बेचारी अपनी जान हथेली पर लेकर रैंडम टेस्ट करने गई थी कोरोना के। संभल याद कीजिए, यूपी का मस्जिद के सर्वे के दौरान मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैला दी गई। नतीजा क्या हुआ? हिंसा हुई, 4 लोगों की मौत। और हकीकत क्या थी? मस्जिद आज भी जस की तस है, सुरक्षित है। सिर्फ सर्वे हुआ था वहां। यूपी के कानपुर में 12 वफात के मौके पर अफवाह क्या फैलाई गई? आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर दर्ज हो गई। अफवाह है, अफवाह। मैं जो भी आपके सामने रख रही हूं वो महज अफवाह है। और कैसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है उस महज अफवाह पर। आप देखिए कि आई लव मोहम्मद किसी ने कहा, एफआईआर दर्ज हो गई। पूरे देश में आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव का विवाद शुरू हो गया। शर्म आ गई। कई जगह हिंसा हुई। हकीकत क्या थी? एफआईआर जिस मसले पर हुई थी उसमें जिक्र था कि आई लव मोहम्मद के नाम पर एक प्रदर्शन हो रहा था और वहां पर कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। ये फैक्ट बताते हैं कि बचपन की एक कहावत को अफवाहबाजों के भ्रम में आकर लोग कैसे भूल जाते हैं कि कौवा कान ले गया। सीख क्या होती थी कि पहले कौवे को देखोगे कि अपने कान को चेक करोगे? पर नहीं, आप तो कौवे को ढूंढ रहे हो। कान वहीं का वहीं है, जस का तस। कौवे के पीछे दौड़ेंगे। पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी और हजारों युवाओं पर केस दर्ज, जिनकी फाइटिंग के लिए अब ये कोई नहीं आएगा केस फाइट करने के लिए। और कड़वी बात कह रही हूं, कड़वी बात, ये अफवाह पर सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों है कि केवल केवल और केवल अकलियत पर फिट बैठ रहा है? कैसे हो सकता है? क्यों मुसलमानों को भड़काना बहुत आसान काम हो गया है? और ऐसे दर्जनों वाक्य में गिना सकती हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ गिना सकती हूं। हमें लगा जब ये हुआ, और आप व्हाट्सएप ग्रुप्स अगर चेक करेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुसलमानों पर जबरदस्ती की कार्रवाई हो रही है। हमारी टीम ने इस बात को खंगाला कि क्या सच में बुलडोजर केवल मस्जिदों के अगल बगल मुस्लिम इलाकों में हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर हो रहे हैं? नो नो नो, झूठ है ये। मंदिरों के आसपास जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण हुए हैं उस पर भी एक्शन हुआ है, लेकिन हमने तो ऐसी कोई पत्थरबाजी वहां पर नहीं देखी। विरोध हुआ है, धरना दिया गया है, नारेबाजी हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हनुमान चालीसा पढ़ा गया, बिल्कुल सही है, लेकिन पथराव हुआ क्या? पथराव जैसी कोई स्थिति बनी क्या? 2025 दिल्ली में ही डीडीए ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के एक हिस्से को, अवैध हिस्सा था, गिरा दिया। मार्च 2025 यमुना बाजार में 125 साल पुराने सिंदूरी गणेश और काली मंदिर पर बुलडोजर चला। मार्च 2023 दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में मंदिर का अवैध हिस्सा गिराया गया। फरवरी 2025 मेरठ में छठी मैया, जो छठ मैया है, उसका मंदिर तोड़ा गया। अप्रैल 2022 राजस्थान में अलवर जिले में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल, कई उदाहरण हैं। मैं फिर कह रही हूं, धरना प्रदर्शन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। भाई, अपने आस्था वाली किसी भी जगह को अगर गिरते हुए देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आप वहां आक्रोशित होंगे, लेकिन किसी भी जगह पर पत्थर हाथ में नहीं उठाया गया। एक आध अपवाद जरूर हो सकता है, एक आध अपवाद, मैं इसमें कोई ये नहीं कह रही हूं कि नहीं ना क्लियर कट पिक्चर है, लेकिन दूसरी तरफ तुर्कमान गेट का मामला, महज अफवाह, पथराव हो जाता है। संभल, मतलब कहीं भी आप बस नजर फिराइए, बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हुआ। दस्तावेज चेक किए गए हैं, साफ पाया गया है कि फैज़े इलाही मस्जिद और दरगाह सिर्फ 0.19 एकड़ में बने हुए हैं, 0.19 एकड़ में बने हैं। एकदम लीगल है, कागजात मौजूद है, पेपर्स है, और इसीलिए मस्जिद पूरी तरह से महफूज है। लेकिन उस मस्जिद के आसपास के 76,400 स्क्वायर फीट पर अवैध कब्जा कर लिया गया।
उसके कागजात 36,000 माफ कीजिएगा, और उसके कागजात मस्जिद कमेटी के पास नहीं है। उसकी बाकायदा जांच हुई, हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने की, हाईकोर्ट के आदेश पर 56वें दिन जाकर कार्रवाई की गई, 56th डे। और इस बीच जब दस्तावेज से साफ हो गया कि सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है, तो अतिक्रमण वाली जगह को साफ करने के आदेश दिए गए। यानी पूरी कार्रवाई नियम के तहत, कायदे और कानून के दायरे में रहकर की गई। हर पक्ष को सुना गया, हर पक्ष को। उसमें वक्फ कमेटी के मेंबर्स भी थे जब पक्ष को सुना जा रहा था, और लंबी कोर्ट कचहरी की लड़ाई चली है, और फिर यह सब हुआ। लेकिन बावजूद उसके मस्जिद तोड़ी जा रही है। रात काली कर लो, पत्थरबाज इकट्ठे हो गए, टोलियां निकल गई, गैंग की गैंग इकट्ठा हो गई अफवाह के दम पर। वो भीड़ उस वक्त कहां थी जब इसी मस्जिद में एक सुसाइड बॉम्बर घुसा था, लाल किले के पास जाकर खुद को उड़ा दिया था उसने। तब कोई सड़क पर नहीं आया। भीड़ को उकसाने वाले कितने लोगों ने तब उस आतंकी के विरोध में इसी तरीके का जुलूस निकाला या भीड़ को जुटाया। आज गूंज में सवाल यही है, क्या दिल्ली में आधी रात को पत्थरबाजी सहयोग नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत है? अफवाह के आधार पर कब तक मुसलमान पथराव करता रहेगा? यह जानते हुए कि मस्जिद के चारों तरफ अवैध कब्जा है, फिर भी मस्जिद कमेटी ने लोगों को समझाया क्यों नहीं? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। कुछ और चीजें हैं वो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है, लेकिन इस डिबेट में जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको वो चीजें दिखेंगी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त प्रदीप भंडारी दिखाई दे रहे हैं। आपको समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा दिखाई दे रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तहसीन पुनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, 3 बार लॉन्ग बोला है तहसीन, दोस्ती है हमारी इसलिए। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मोहम्मद फैज़ खान साहब भी जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत सबसे पहले समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन सुमैया से करना चाहूँगी। सुमैया, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, उन तस्वीरों को देखकर पहला जो आपके अंदर वो आया, बताइए, जो रिएक्शन आता है वो रिएक्शन क्या था? बिल्कुल रुबिका जी, बहुत दिन बाद आपसे मेरा आमना सामना हो रहा है। जी बहन। और बस मैं जो तस्वीरें मैंने देखी तुर्कमान गेट की, जो खासकर आई हैं, वहां पर जिस तरीके से पुलिस लाठियां भांज रही है, हमारे सांसद वहां पर खींचे जा रहे हैं, और जो पब्लिक में रोष है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो वो चीजें उसी दायरे तक महदूद नहीं रहती हैं, वो उड़ करके बहुत दूर दूर तक जाती हैं, तो शर्मिंदगी महसूस होती है। सिर्फ यहाँ बैठ करके नहीं बल्कि बैरूनी मुल्कों में भी ये तस्वीरें जाती हैं तो हमारे मुल्क की छवि खराब होती है। अब हम आते हैं उस बात पर जो आप बहुत देर से कह रही थी कि मुझे शर्म आती है इस बात पर, मुझे शर्म आती है उस बात पर। शर्म तो रुबिका जी उस बात पर भी आना चाहिए था जब अकबर नगर खदेड़ा जा रहा था और लोग चीख चीख करके बच्चे रो रहे थे। हल्द्वानी में बच्चियां रो रही थी कि हमारी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी, हमारे कॉलेजेस तोड़ दिए जा रहे हैं। दाल मंडी में भी तोड़ा जा रहा था, तब भी वो अफसोस हो रहा था उन लोगों को। और कब तक इस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के ऊपर बुलडोजर चलते रहेंगे? अतिक्रमण के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे, ये क्या तमाशा लगा रखा है? किसी एक बहुत बड़े शायर का शेर है कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, मसला ये है कि इस घर को बचाएं कैसे। ये घर बचेगा तब सजेगा, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर अगर वहां पर रह रहे, बरसों से रह रहे लोगों पर, मासूमों पर, अगर उनके घरों पर, उनके आशियानों पर, उनकी ख्वाबगाहों पर अगर उस तरीके से बुलडोजर चलेगा तो कहीं ना कहीं रोष होगा। मैं पत्थरबाजी को कभी भी मैंने जस्टिफाई नहीं किया और मैं उसको गलत मानती हूँ, लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मैं अतिक्रमण को जस्टिफाई नहीं करती हूँ, लेकिन अतिक्रमण को हटाना, अगर कहीं पर अतिक्रमण है, सुनिए, अतिक्रमण अगर अतिक्रमण पर आ जाएंगे तो हिंदुस्तान के मुझे लगता है कि 30-40% जगहें तो सिर्फ अतिक्रमण से ही भरी हुई हैं। खाली ऐसी अकबर नगर नहीं है उसमें, दाल मंडी नहीं है उसमें, तुर्कमान गेट और मस्जिद और उसके आसपास का इलाका नहीं है, या उसका हल्द्वानी नहीं है। आप सेलेक्टिव हो रही हैं। ऑल्टरनेट सरकार, बहन सुमैया, आप सेलेक्टिव हो रही हैं। ऑल्टरनेट नहीं है, तब तक आप नहीं, मैंने अभी आपको गिनाया था। मुझे पता था कि जब भी ऐसी कोई बात होती है तब ये कहा जाता है केवल मुसलमान ही क्यों। मैंने आपको बकायदा, आपने ये तो कहा कि रुबिका लियाकत को शर्म आती है, लेकिन इस बात पर शर्म नहीं आती है। मुझे ये बताइए कि क्या हिंदू इलाके आपको याद है जहां पर बुलडोजर चला? एक नाम बता दीजिए मुझे, एक नाम जहां पर बुलडोजर चला। मैं उस पर भी आ रही हूँ रुबिका जी।
बिल्कुल, जहां पर जिस तरीके से मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढ के निकालने वाली सरकार खड़े हुए अगर मंदिरों को गिराती है तो ये भी शर्म की बात नहीं, है। नहीं तो फिर मैं ये मुसलमान नहीं कहती कैसे हूं कि खतरे अगर में हैं मंदिरों केवल? को भी अतिक्रमण के नाम पर गिराने, आपने भी बहुत सारे मंदिरों की बात गिनाई। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूं। प्लीज लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। नो नो, आई विल लेट यू कंप्लीट बहन सुमैया, बट लेकिन यू हैव उनमें टू टेल दोनों मी में वन एक फर्क थिंग। होता है। रुबिका जी, उस फर्क को समझ लीजिए। फर्क नहीं रुबिका जी, बहन, उस फर्क आप को समझ मुझे ये लीजिए, बताइए, मुझे जब बोलने दीजिए। ना आप लोग ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, आपने शुरुआत क्या की कि मुसलमानों को इस तरीके से देखकर मुझे शर्म आती है, मेरा कलेजा कांप जाता है जब मैं मुसलमान इलाकों में बुलडोजर चलते हुए देखती हूँ। आप मुझे ये बताइए, बुलडोजर केवल मुस्लिम इलाकों में चल रहा है? आप ना तो आप झुटला सकती हैं और ना मैं गलत कह रही हूँ। नहीं, पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन सुन लीजिए, उस बुलडोजर की कार्रवाई के बाद जो हजारों की संख्या में मुसलमानों पर मुकदमे होते हैं, माफ कीजिएगा, वो जिन जगहों पर मंदिर से अतिक्रमण हटाने के नाम पे सुमैया, मुकदमे क्यों होते हैं? वहां पर इस तरीके मुझे शक्ल ना पसंद है इसलिए मुकदमा कर देती हूँ कि आज की तारीख तक, यानी कि अभी तक वहां पर बुलडोजर चल रहा है। आई लव मोहम्मद वाली भीड़ के ऊपर। सुमैया, मेरी बात सुनिए। तो ये एक तरफा कार्रवाई हुई कि दो तरफा कार्रवाई? सुनिए, मुझे बस, मैं आपसे लड़ नहीं रही हूँ, मैं कायदे से बस फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। सामने वाले पर मुकदमा कैसे हो जाएगा, कैसे होगा मुकदमा? मैं कह रही हूँ आप तीखी बात कीजिए, यहाँ बैठकर आप मोदी को, संघ को, हो जाएगा जैसे बीजेपी आजम को। खान बकरी चोरी के जुर्म में जेल में है नहीं, और वो तो- बलात्कारी अरे सिंगर तो को कोर्ट बेल रिहा मिल कर जाती है, देती ना। उसी तरीके से हो जाएगा अरे मुकदमा। अपनी कोर्ट रिहा कर उसी लेती तरीके ना। से हो जाएगा मुकदमा। कोर्ट रिहा कर लेती, लेकिन कोर्ट पे तो अफसोस की भरोसा बात है ये ना। है मैडम रुबिका मैं जी कह रही कि हम हूँ- जब कोर्ट से फैसले की अब- उम्मीद नहीं, हम अरे बहन इंसाफ की उम्मीद सुमैया, मैं रखते ये हैं। कह रही हूँ कि आपको पुलिस वर्दी पर भरोसा नहीं, प्रशासन पर भरोसा नहीं, कोर्ट पर तो भरोसा है, या कोर्ट भी आपको लगता है कि वो भी नहीं काम कर इसीलिए रही तो है? अफसोस होता है जब भरोसा, जिस पर भरोसा होता है उसी पर अफसोस होता है। पुलिस की कार्रवाई पे कोई अफसोस नहीं होता। हाँ, नहीं मुझे होता मालूम ना। है कि तो पूरी कोर्ट पुलिस ने किसके नाम पे ताकत तैयार कर रही है। ना तो मीडिया कभी किसके नाम पे ताकत अरे तैयार भाई, कर आप रही लोग है। कोर्ट मुझे जाइए कोई ना। अफसोस नहीं होता। आजम मुझे खान आप को लोगों लेकर पर भी कोर्ट कोई ने क्या अफसोस नहीं कहा है होता। वो मुझे लेकिन आपको जब बताने कोर्ट की से इस जरूरत तरीके नहीं की है। बातें होती हैं तो सुमैया जरूर जी, अफसोस प्रॉब्लम होता यही है, और यही पूरी है। दुनिया मैं में जैसे ही इस देश की फैक्ट्स पर बात न्यायपालिका का करती लोहा हूँ, माना जाता आप लोग रहा है। इधर से मैं उधर नहीं होने चाहती लगते हूं कि हैं। उस पर हर कोई जगह खरोच की ये या प्रॉब्लम खराबी है। आए। आपने लेकिन कहा ऐसा नहीं मुसलमानों होता पर है। अत्याचार ऐसा हो होता रहा तब है। जैसे एम लफ्ज सुमैया आएगा। राणा, जो मीम आपने फैक्टर एम जो है लफ्ज ना, आते ही जो आप लोग मीम अपनी फैक्टर दुकानें है, खोल वही लेते आपको हैं। करता है। मुसलमानों को मैं कह रही हूँ बहन सुमैया, कितने मुसलमानों के मेरी तो खिलाफ कोई दुकान ही जो नहीं है केस हुए मैडम। हैं उस पर लड़ने मेरी तो जाएगी, कोई दुकान या ही कोई नहीं है, ना वकील तो खड़ा मेरा कर कोई देगी, क्षेत्र है। या आपकी मैं पार्टी कोई जिस वकील मिशन में मुहैया हूं, करा उस देगी। मिशन के साथ गए ना वो खड़ी हूं, बच्चे तो खड़ी रहूंगी खत्म, मजबूती के उनकी साथ। जिंदगी तो हो गई जाया, खत्म हो गई वो तो। तहसीन पुनावाला अतिक्रमण हुआ है, आपको अफसोस उस नहीं होता अतिक्रमण जब को बुलडोजर हटाया चलता है। जाएगा, लोगों लेकिन के ये करियर कहना खराब कि होते हैं। मस्जिद को पूरी जिंदगी की बुलडोज पूंजी कर दिया उनकी जा रहा है। गर्क कर दी जाती है, आपको तब अफसोस नहीं होता है। मुझे तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन मैं सिर्फ मुसलमान नहीं कभी करती हूँ ना, अपने मैं रोल्स पर भी हिंदुस्तान ध्यान करती दिया हूँ। करिए। मैं कुछ केवल जिम्मेदारी मीडिया की है और करके बड़ी नहीं जीना जिम्मेदारी चाहती है। हूँ। लेकिन मैं विक्टिम मीडिया कार्ड अगर ना एक लेना तरफा चाहती बैठ हूँ, करके गाथा और ना ही गाएगी इस्लामोफोबिया, सरकार की, इन तो दोनों ये का बड़े खेल शर्म मैं की बात है। करना ही मैं नहीं भी चाहती मीडिया हूँ। से हूँ, मैंने बहुत साल मीडिया को दिए, लेकिन इतनी गंदी मीडिया हो जाएगी नहीं, ये गंदी मुझे पता मीडिया नहीं। क्या, तो मैं आपके प्रिंट आगे मीडिया झुक से हूँ, जाएं। मुझे मालूम है कि अतिक्रमण मैंने है तो अपना कहे काम बहन सुमैया ईमानदारी से किया और 400 उसमें एकड़ और पत्रकार अतिक्रमण ईमानदार कर लो, होते थे। क्योंकि तुम लेकिन मुसलमान हो आज की बहन तारीख में और तुमने ये पर्दा ताकत धारण चल किया रहा है हुआ है, सरकार तो के कोई नाम पर, अतिक्रमण ये नहीं बहुत होगा, ही क्योंकि हम तो अफसोसनाक है, डरते हैं जिसकी वजह से अतिक्रमण मीडिया अगर पर कर दिया लोगों का मुसलमान भरोसा उठ इलाकों गया है। में सुमैया लोगों जी, ने न्यूज़ तो चैनल इस्लामोफोबिया देखना हो बंद कर जाएगा, दिया। तो मुसलमानों पर खतरा मंडराने लगेगा। अरे क्यों कर रहे हैं अतिक्रमण, मत कीजिए, सिंपल सी बात है। और अतिक्रमण अगर हटाने आ रहे हैं तो पथराव मत कीजिए। झूठ क्यों फैला रहे हैं, अफवाह क्यों फैला रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है? एक खरोच नहीं आई है फैज़ल मस्जिद को। तहसीन पुनावाला, नाउ आई एम कमिंग टू यू। मीडिया गंदी हो जाती है, पुलिस गंदी हो जाती है, प्रशासन गंदा हो जाता है, देश गंदा हो जाता है, क्योंकि आपके अवैध कारनामा को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। खत्म बात। तहसीन पुनावाला। थैंक यू रुबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला आपको, क्योंकि मैं लेट मिल रहा हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, जिनको मैं अभी मिल नहीं पाया उनको सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत लंबे समय के साथ आपके साथ जुड़ने का मौका मिला जी। रुबिका जी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ, 100% आपसे इत्तेफाक। ये स्पॉन्सर्ड, मेरी बात सुनकर आप चौंकाइए मत, ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड। लेकिन ये सरफराज मियाँ है कौन, ये खालिद मियाँ कौन है, कहां से आ गए ये लोग? ये लोग आ रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही, और आपको ये नहीं पता दिल्ली पुलिस को, जो मैं मानता हूँ कि भारत की सबसे अच्छी पुलिस फोर्स, विश्व की सबसे अच्छी पुलिस फोर्स में से, कि इस तरह की बातें हो रही, ठीक है? ये वही पुलिस फोर्स है जब इसी मस्जिद के पास कुछ ब्लास्ट हुआ, उसको तो हम सब मानते हैं इंटेलिजेंस मिल जाता है। तो लगातार इस दिल्ली के अंदर लगातार दिल्ली पुलिस के साथ इंटेलिजेंस हुई है, दो बातचीत हो गए, ब्लास्ट हो गया, इस तरह की घटनाएं घट रही। तो पुलिस कर क्या कर रहे हैं?
अगर एक ताकतवर गृह मंत्री होते ना रूबिका जी, अमित शाह जैसे, उनके नाक के नीचे 2 डंडे नहीं होते, उनके नाक के नीचे ब्लास्ट नहीं होता, उनके नाक के नीचे इस तरह के इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होते तो अमित शाह जी रिजाइन करते। तहसीन, मनमोहन सिंह जी से there's something, तहसीन कुछ नहीं, एक सेकंड तहसीन, आवाज में कुछ तो इशू आ रहा है, बहुत ग्लिच है, मतलब मैं कुछ तो सुन पा रही हूँ। हाँ, मैं उसे दुरुस्त कराती हूँ, दोबारा आती हूँ। सो आप ठीक जो बात कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आवाज चूंकि क्लियर नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैंने तो चेक करा था, अभी अब क्लियर आ रहा है? प्लीज गाइस टेल मी आवाज। हाँ, आप बेहतर है, आप बेहतर है। ऑल राइट, अब क्लियर है? हाँ, अब बेहतर। ठीक है, मैं दोबारा से शुरू करता हूँ। नहीं, दोबारा से नहीं, कुछ तो हम समझ गए थे। नहीं, फिर वो नहीं आएगा, वो वायरल नहीं होगा। वायरल नहीं होगा। अरे वायरल वैसे भी वायरल नहीं होगा, ऐसी कोई वायरलिटी वाली बात नहीं कही आपने। मुझे वायरल वाली, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली का जो है कि कमजोर गृह मंत्री मनमोहन सिंह जी, और अरे नहीं, वापस चली गई है, मजबूत वायरल नहीं हो पाएगा। अमित शाह जी का नाम लेता हूँ। अरे नहीं, अरे अमित शाह जी का नाम लीजिए ना, 10 बार लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, पर आवाज ऐसी है कि वायरल नहीं हो पाएगा। पहले आवाज दुरुस्त करते फिर वायरल करते, ठीक है? तब तक हाँ, आवाज ठीक करते फिर वायरल। क्यों अपन कोई मौका छोड़े वायरल ना हो, ऐसा वाला गजब कर रहे हैं। वायरल नहीं होगा। ओके, प्रदीप भंडारी, वायरल तो एक चीज है सर, मतलब मैं सच में भाई मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मुझे ये लग रहा था ये सारे बुलडोजर मस्जिदों की तरफ काहे बढ़े चले जा रहे हैं। एंड जब मैंने रिसर्च की और टीम ने पता लगाया तो कहा कि ये गलत है, ये झूठी बात है। मतलब 2025 में ही दिल्ली में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर का अवैध हिस्सा गिरता है। दिल्ली में ही यमुना बाजार में 125 पुराना एक मंदिर है गणेश जी का और काली मंदिर, उस पर बुलडोजर चलता है। फिर पीछे जाती हूँ 2023 में, तो दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक मंदिर है, उसका अवैध हिस्सा गिरता है। फिर फरवरी 2025 में मेरठ में भी छठ मैया का मंदिर तोड़ा जाता है। राजस्थान, मुझे 2022 मेरा इलाका मैं जानती हूँ, अलवर जिले में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन तब तो इतना कि हिंदू खतरे में है, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हुआ। ये ऐसा क्यों होता है कि मुसलमान, खासकर जैसे ही अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर की बात आती है तो ये एक नैरेटिव निकलता है कि अब मुसलमानों पर ये लोग जानबूझकर, यानी बीजेपी जानबूझकर अटैक कर रही है। आप लोगों को ये कोई मजा दे रहा है? रूबिका जी, सबसे पहले तो जो इस वक्त आपके पैनल में जो इतना ज्ञान बांट रही थी सुमैया राणा जी, इन्होंने अक्टूबर 2025 में क्या स्टेटमेंट किया था मैं कोट करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अपनी बंदूकें लानी है तो लाए, भीड़ नहीं सैलाब आएगा। तो इनकी पूरी राजनीति इस बात पे चलती है कि ये मुसलमानों को जमीन पे लाती है, इनको उकसाती है कि वो पत्थर हाथ में ले, उसके नाम पे ये इनके जैसे लोग और रामपुर के सांसद जैसे लोग अपनी राजनीति करते हैं और फिर ये सामने नहीं आते मुसलमान सांसदों के, मुसलमानों के लिए टिकट लेने के लिए, मुसलमानों के लिए जाके केस लड़ने के लिए। क्यों घबरा रही हो मैडम? जरा सुन तो लो मेरी बात, एक एक करके एक्सपोज करना शुरू किया हूं। पहली बात, ये रहा मेरे पास में कोर्ट का ऑर्डर। बुलडोजर तो विपक्ष चला रहा है ना। कोर्ट कहती है कि भाई कोई भी एविडेंस निकाल रहा है बाहर कि मैरिज हॉल या कोई भी ऐसी जगह मस्जिद कमेटी ने या वक्फ के लैंड के रूप में पाई गई है, इलीगल अतिक्रमण को हटना चाहिए। 0.195 एकड़ लैंड जो है वो इंक्रोच्ड है और उसको हटना चाहिए। इसके लिए 3 महीने का समय मस्जिद कमेटी को दिया गया। ये जानने के बावजूद कि इनकी हियरिंग हुई है, समाजवादी पार्टी के एमपी रामपुर से 250 किलोमीटर आते हैं क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है और जिहाद करना है, क्योंकि संसद के अंदर इन्होंने बोला था कि सड़कों पे जिहाद करेंगे। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर हाथ में पत्थर लोगे पुलिस वालों के खिलाफ तो बुलडोजर से कार्रवाई होगी। सुनिए मैडम सुमैया रैना, देश के किसी भी कोने में हाथ में, लेकिन बलात्कारियों पर कार्रवाई नहीं होगी बुलडोजर से। लेकिन बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी हार पहना करके स्वागत करेगी उसका। मेरी बात सुनिए आप, बलात्कारियों का स्वागत करेगी, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आजम खान जेल में रहेंगे लेकिन सेंगर को रिहाई मिलेगी, बेल मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। नहीं बहुत अच्छे सुमैया जी, वो अभी भी जेल में है, बहुत सत्य मत दीजिए। और कुलदीप सेंगर अभी भी जेल में है, अपराधी थे, उनका स्वागत होता है। बंदूक पकड़ता है, जाके पुलिस वालों पे हमला करने का प्रयास करता है। बलात्कारियों का स्वागत होता है। और बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके खिलाफ भी बोल दो, नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपकी राजनीति चलती है शरिया से। आपकी राजनीति रोटी तब
नहीं चल सकती जब मुसलमान जो है आराम से हिंदू के साथ में रहे, मुसलमान एजुकेटेड रहे, मुसलमान साथ से नहीं। आपको चाहिए सड़कों पे आओ। नहीं, पर बहन सुमैया तो एजुकेटेड है, प्रॉब्लम यही है ना, शी नोज एवरीथिंग। अगर आप मैं यकीनन कह सकती हूँ कि बहन सुमैया को कैमरा बंद करके बात करें तो वो कहेंगी हाँ ये दिक्कतें तो हैं। अफवाह के नाम पर तहसीन पुनावाला कैसे कोई आ जाता है? मस्जिद को एक खरोच तक नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई है। एंड देयर आर एरियाज जहां पर मंदिर के अवैध हिस्सों को गिरा दिया गया है इसी मुल्क में। थैंक यू। उम्मीद है आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ। रूबिका जी, मैं आपसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूं। मैं मानता हूं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये 100% सोची हुई साजिश है और इसके पीछे कौन है हमें देखना होगा। ये क्या राज है रूबिका जी कि दिल्ली जैसे शहर में जहां की पुलिस मैं मानता हूं दुनिया के सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्स में से ऐसी लीडरशिप है। मुझे लगता है कमजोर मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी की लीडरशिप है कि दो बार दंगे हो गए दिल्ली में, इंटेलिजेंस फेलियर। इसके बाद बम ब्लास्ट हो गया रेड फोर्ट, इसी इलाके के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर। अब ये बात हो जाती है इंटेलिजेंस फेलियर। ये कैसे कमजोर चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे जैसे गृह मंत्री, काश अमित शाह जैसे टफ गृह मंत्री होते, एक भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता। ऐसे कौन है ये सरफराज मियां, खालिद, कौन है ये लोग? इनको पकड़ते अमित शाह जी जेल में डालते। लेकिन कमजोर है ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार होती तो दिल्ली बदल जाता, ना दंगे होते, ना बम ब्लास्ट होता, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। अब हम आते दूसरी चीज के ऊपर। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा था बुलडोजिंग पर। मैं से इसे कोई अगर कुछ गलत हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है रात को या अर्ली मॉर्निंग कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बहुत क्लियर है। तो फिर रात को कैसे चले गए ये लोग कार्रवाई करने के अंदर? तीसरी, जब आप जाते हो कार्रवाई करने के, आपको पता है कि वहां पर एक सेंसिटिव एरिया है, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और वहां पर एक मस्जिद है। क्या दिल्ली पुलिस इतनी बेवकूफ है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, इतनी बेवकूफ है कि उनको ये नहीं पता कि इस तरह के दंगे भड़काए जाएंगे? चौथी बार से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये बार बार पत्थर कहां से आते? जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 8 नवंबर को आए थे नोटबंदी के समय, तब उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद पत्थरबाजी नहीं होगी। ये बार बार कुछ होता है, पत्थर कहां से आते हैं? जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी होती है, राजस्थान में होती है, पूरे देश में ये पत्थर कहां से जमा होते हैं? अच्छा, दिल्ली जैसे शहर में जहां पर ब्लास्ट हुआ, कोई पत्थर जमा करता है, पत्थर इकट्ठा करता है, कोई सर्वेलेंस नहीं, वो भी नहीं पता, पत्थर भी रेडी होते हैं इनके पास। वहां पर भी ठीक है, पुलिस ऑल हो राइट जाती है। तहसीन, ये सुनिए। कौन सी पुलिस फोर्स है? अब मैं तो आज चार वायरल बिंदु दे दिए भैया आपने, अब हो गया। अमित शाह जी गृह मंत्री। हाँ ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते। मैंने किसी को नहीं टोका, अब आपने बोल दिया। अब उम्मीद करते हैं कि आपका जो, हाँ, ये वायरल हो जाए, उम्मीद करते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे दो और मेहमान, उसके बाद तहसीन पुनावाला। यू कैन तहसीन पुनावाला को काउंटर कर सकते हैं प्रदीप भंडारी चाहें तो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने सुना, हाँ ये पुलिस की जिम्मेदारी है, हाँ ये दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है, हाँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स किए हुए हैं, लेकिन जो रूट कॉज है, कोई भी अभी उस रूट कॉज पर बात करने से बच रहा है। बहन सुमैया भी बच रही है, तहसीन पुनावाला भी बच रहे हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई भी, ये जो दो नाम, तहसीन वापस गिनाइए, वो कौन थे दो नाम? एक तो मुझे तो नाम भी उनके याद रखने का कोई फायदा भी नहीं है। कौन है वो दो लोग? इन्हीं के दोस्त है वो। हाँ, कौन इन्हीं है? के दोस्त है। तहसीन पुनेवाला को चक्कर है वायरल होने की, हाँ। सुमैया राणा को चक्कर है कि मुसलमान को पत्थर मेरा मिले एक ही सड़क दोस्त पे है, जिसके प्रदीप। कारण वो राजनीति कर सके। इनके कारण ही जाके मुसलमान समाज का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अरे एक भैया चाहता नाम वायरल पूछा है हो, मैंने, मेरा आप एक ही लोग दोस्त है, तो, प्रदीप। अरे नाम चाहता है पूछा है, वायरल आप हो, लोग तो पूरी दूसरी कुंडली खोल चाहती दे है रहे कि भाई हैं। मुसलमान सड़क नाम बताइए ना, ये दो लड़कों के नाम क्या थे? पार्लियामेंट चले जाए। ये आपने दो, नहीं बताया, हाँ, ये सरफराज दो मियां और लड़कों, खालिद हाँ, मियां। सरफराज मियां और खालिद मियां। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मतलब खालिद, मलिक, सरफराज मियां, अगर ये बगल से आपके निकल जाए, आप इनको देखे भी ना, पता भी ना पड़े कौन है ये, लेकिन ये सोशल मीडिया पर कह देंगे कि रात काली मत करो, मस्जिद के लिए हम सबको इकट्ठा ना, और इकट्ठा हो जाएंगे। कैसे हो सकता है ये? रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि सर्दी बहुत है, लेकिन फिर भी सब अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के हैं, घूम टहल रहे हैं, और लग रहा है तहसीन भाई तो कहीं ऐसी जगह जहाँ सर्दी लगती ही नहीं। एकदम देखिए वो मजे में है। फॉलो कर रहा हूँ टी-शर्ट और में। अजरा ठीक है, और शायद इसीलिए तभी सर्दी लगती है इनको। इसीलिए तहसीन भाई ने वो सच बोल दिया जिस सच की उम्मीद शायद और कोई बोलता नहीं, जो मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई तो बोलेगा। उन्होंने सच बोल दिया। उन्होंने क्या कहा? एक तो ये कि संवेदनशील इलाका है, दूसरा ये मुस्लिम बहुल इलाका है,
तीसरा, ये रात में क्यों चले गए तोड़ने? अब आप सारी जितने आप कह रही थी ना, मूल जो समस्या है उस पर बात करें। क्या दुर्भाग्य हो गया है कि इस देश में मुसलमानों के इलाकों को मुस्लिम बहुल कहते ही संवेदनशील कह देते हैं। और मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, मतलब पिछले 1 दशक से अधिक समय से तो मैं कह ही रहा हूं, मुस्लिम इलाका हो, हिंदू इलाका हो, चाहे जो इलाका हो, जहां पुलिस की जीप बिना रुके पार न कर पाए, ऐसे सारे मोहल्लों को तोड़ के उनकी सड़क चौड़ी कीजिए। फिर से दोहरा रहा, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी मोहल्ले में पुलिस की जीप बिना रुके न जा पाए, उन सारे मोहल्लों के सड़कें तोड़िए, उसको चौड़ा कीजिए। क्योंकि ऐसी जगहों से ही पत्थरबाजी होती है। नोटबंदी से पत्थरबाजी रुक गई तहसीन भाई। अब मुसलमानों के बच्चे कश्मीर के वो पेलेट गन के निशान लिए चेहरे पर नहीं घूमते हैं। अब वो आतंकवादी नहीं बन रहे हैं। मुसलमानों के घर के बच्चे, क्योंकि हिंदुओं के घरों के बच्चे तो वहां थे भी नहीं ना कश्मीर में। जो आप कह रहे थे उसका जवाब भी जरूरी है। लेकिन जरा सोचिए, अभी समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है वो अच्छा है, मतलब इस्लाम को बहुत मानने वाली है, और मुझे तो जहां तक ध्यान में आ रहा है शायद मुनव्वर राणा साहब की बेटी हैं ये, जी, अगर जी, मैं जी, ठीक मैं तो मुनव्वर राणा साहब को, मेरी मुलाकात तो बहुत पहले की है। मैं देहरादून एक अखबार में था, तो उनके साथ हमने, तब वो सिंधु पर कविता लिख रहे थे, क्योंकि आडवाणी जी सिंधु महोत्सव कराते थे, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुनव्वर भाई बहुत नजदीकी थे, मतलब बहुत ज्यादा नजदीकी थे। मैं तो चूंकि उसका गवाह रहा हूं इसलिए मैं जानता हूं। तो उन्होंने थी इत्तेफाक से, और वो अब बहुत सुन तो अच्छे लीजिए। दिन थे। अरे क्योंकि सुमैया उसका- जी, उसका नेतृत्व मैं अटल बिहारी अरे वाजपेयी जी मैंने कर तो रहे आपको थे। कुछ कहा है, मैं तो सिर्फ संदर्भ नरेंद्र बता रहा हूँ। मोदी जी सुन तो नहीं लीजिए। कर रहे थे। अरे सुन तो लीजिए, आप नहीं, तो मैं बिल्कुल आपको पूरी याद परेशान। दिला रही हूँ, आप कुछ याद दिला रहे थे। नहीं नहीं, मैं तो सिंधु नाम में ही ले रहा हूं पूरी ना। देश की गाथा है, आप- उसमें किसी पार्टी की गाथा नहीं है। उस अरे देश भाई, के मैं लिए, इसी- उस देश के विभाजन मैं- का दर्द है, उस सिंधु वाली जो उनकी कविता है हाँ, उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल ये जानना बिल्कुल। चाहिए दर्शकों को, तो अगर वो ये मुनव्वर जानते हैं कि भारतीय जनता मुनव्वर पार्टी की राणा सरकार थी और वो मुनव्वर कराते थे, राणा तो उसमें ये भी सिंधु की जानना चाहिए कि पीड़ा वो को देश के लिए समझते था। थे। मुनव्वर राणा सिंधु की विरासत को समझते थे। और आज उनकी बेटी सुमैया राणा वो क्या कह रही, जरा सोचिए। उन्होंने रूबिका जी के साथ शो में कह दिया कि अकबर नगर के बच्चे जब उनको तोड़ा जा रहा था, नहीं बताया इन्होंने अकबर नगर में जिन हालात में वो लोग रह रहे थे, और वहां से जो लोग गए हैं, कहां गए हैं, उनको घर कहां मिला है, जरा बताइए, तब डिबेट में आगे बढ़ेंगे। सुनिए जरा, डिबेट आज अच्छे से कर ले। अकबर नगर के लोगों को सबको भगा दिया गया, किसी समुद्र में, नाले में, कहां फेंका गया? अकबर सही से नगर के बताइएगा, झूठ लोगों ना को बोलिएगा। जहां से विस्थापित करके भेजा गया है 7 लाख हाँ। रुपए में 300 स्क्वायर फीट का जगह देकर, अरे। उसमें जो लोग उसको अफोर्ड कर पाए वो गए, और जो नहीं कर पाए वो आज भी ठीक है, छप्पर और चलिए। टीन के नीचे जो कहीं भी पर आपने बताया, रह रहे हैं, अब जिसको रुबिका कल जी को मैं- फिर आप अतिक्रमण कहकर निकाल दीजिएगा। अब रुबिका जी मैं जरूरी बात बोल दूं। मैं बता रही हूं अकबर नगर आपको। से जो विस्थापित हुए उनको बाकायदा फ्लैट में घर दिया गया है। समझिए इसको आप। 7 लाख जो रुपए, झुग्गी झोपड़ी 7 लाख में रुपए में कीड़े 200, मकोड़े की 250 तरह या जीवन 300 था वहां। स्क्वायर फीट की न जगह दी गई है। पाइपलाइन थी, न और वो कुछ वहां था, पर किस कूड़े का तरीके पहाड़ से था, बिना काम गंदगी धंधे थी, के रह रहे हैं, बीमारी क्योंकि थी, पैदल चल के मुसलमानों जाना के पड़ता है घरे बहुत बच्चों का कोई जीवन नहीं था, उनको फ्लैट में घर दिया गया है। ये योगी जी के राज में हुआ है, ये मोदी राज में हुआ है। और ये करें मुसलमानों को बड़ा बुरा हो गया। रुकिए नहीं सुमैया जी, लगातार आप कमेंट्री करेंगी तो कैसे चलेगा? आप रनिंग कमेंट्री करें, सबके बीच में बोल रही हैं। थोड़ा तो धैर्य रखिए। मुनव्वर भाई की बिटियां हैं आप, क्या वो शेर सुनाया करते थे? हम तो उनके बड़े कायल हैं जो है। हालांकि बाद में वो भी कई चीजें इधर उधर किए, लेकिन मैं तो सिंधु वाला याद दिया है कि विरासत क्या है हमारी। अब आ जाते हैं इस पर। किसी को भी ये अधिकार हो जाएगा कि वो अतिक्रमण करेगा, और उसके बाद वो बताएंगे कि देश में सिर्फ 30-40% अतिक्रमण हर जगह मिल जाएगा, तो क्यों एक भी अतिक्रमण तोड़ें? जो भी अतिक्रमण है, मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, उस पर तो और पेनाल्टी लगनी चाहिए। क्योंकि आप तो आस्था के साथ है ना, आप तो लोगों को वहां से बताते हैं कि ये करो, नेक रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो। और अगर मस्जिद के बगल में ही अतिक्रमण है, मंदिर में भी अतिक्रमण है, तो उसको हटाइए। ये मैं आज से हटाइए लगातार नहीं। कह रहा हूं। हर्षवर्धन जी प्लीज, हम ये क्यों कह रहे हैं कि है तो हटाए? हटा है, बिल्कुल। केवल मस्जिदों के अतिक्रमण की बात नहीं है, पुराने सदियों पुराने मंदिरों को हटाया गया है। अतिक्रमण था इसीलिए हटा दिया गया। कहां पत्थरबाजी हुई है ये बताइए मुझे। मूल बात यही है। मैं जिस शहर प्रयागराज से आता हूं, उसी शहर में 2019 के कुंभ के पहले जहां जहां मंदिर, मस्जिद या ऐसा कुछ रास्ते में था, उस मजार, वो सब हटाया गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, छिटपुट ऐसी मुश्किलों को छोड़कर, क्योंकि लोगों को पता है कि उनके भले के लिए हो रहा है।
अब सवाल यह है कि ऐसा इलाका है क्यों जहां रात में पत्थर चलाने वाले आ जाते हैं? नहीं नहीं, मैं तुर्कमान गेट के हवाले से बात कर रहा हूं। नहीं, नहीं। और अब अकबर नगर मैंने बताया, रूबिका जी एक और आपको बता देता हूं, सुमैया जी थोड़ा तैयारी करके नहीं आई आज। जल्दी से, हल्द्वानी, जल्दी से, हाँ। हल्द्वानी में भी पूरा का पूरा अवैध अतिक्रमण है। वहां सारे अपराधों के अड्डे बन गए, मुझे मालूम है, लोगों का पता नहीं मुझे लग रहा वो है भी कहां से मालूम आए है। हैं। समझिए इसको। मजाक बना और रखा इसीलिए है। मैं कह रहा हूं, मैं जब उस इस तरह के क्षेत्र में इलाकों को जाकर बचाने के लिए मिल नेशनल कर टीवी पर प्लीज आप पहुंचना इस इस बात देश के लिए को, खतरनाक। सुमैया जी इस बात को आप समझिए। आप इस तरीके से वकालत करके मुसलमानों का पक्ष हल्का कर रही हैं। कोई मुसलमान नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा पत्थरबाजी की वजह से केसेस झेले। कोई मुसलमान, समझदार मुसलमान नहीं चाहेगा। और खासकर तब नहीं, प्लीज सुमैया जी लगातार बोलने से नहीं होगा, लगातार बोलने से नहीं होगा। यहाँ ये रशीदी साहब बैठे हुए हैं, साजिद रशीदी साहब। अभी कल मैं आपको सुन रही थी, पता नहीं आप अटरम शटरम बयान दे रहे हैं। ये तो सब्र कर रहे हैं हम लोग, वरना अगर मुसलमान इकट्ठा हो जाए तो दंगा कीजिए इकट्ठा। ये कर ही तो रहेंगे, क्या कर रहे हैं? किस बात, मतलब क्या अंदर किस बात की कोफ्त बैठी है, समझ में नहीं आ रही है। इस देश में कानून का डंडा चल रहा है। मंदिर अवैध है तो हटाया जाएगा, मस्जिद अवैध है तो हटाई जाएगी। रूबिका जी देखिए, मैं इस पक्ष में हूं कि जहां अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए। इसी मस्जिद से 200 मीटर आगे जाके एक मंदिर है, उसमें भी अतिक्रमण है, उसको भी हटवाइए। हाँ हटवाइए। हाथी पार्क है मेरे बराबर में, सुनिए, हाथी पार्क है मेरे बराबर में। यहां पार्क के अंदर मंदिर बना हुआ है, पार्क के अंदर, और अतिक्रमण है उसमें। अरे हटवाइए। वो हटा नहीं, पार्क सजा दिया गया। नहीं वो तो हटा हटवाइए ना, सुनिए कोर्ट जाइए आप। अभी सुनिए, अरे अभी सुनिए तो सही। आप जैसे हर्षवर्धन जी को सुन रही थी चुप होके, मुझे भी सुनिए ना, 2 मिनट तो सुन लीजिए। हाँ सुन लेती हूँ, चलिए। दिल्ली गेट पे जहां खूनी दरवाजा है उसके सामने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, उसके बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल ऑन रोड पे, सड़क पे मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है सड़क पे। अतिक्रमण है, नहीं हट रहा है, नहीं हट रहा है। कैसे हटता है? हमें दिक्कत इस बात से नहीं कि अतिक्रमण क्यों हट रहा है, हमें दिक्कत इस बात से है कि सिर्फ मस्जिदों का अतिक्रमण क्यों हट रहा है। नहीं, सिर्फ मस्जिदों का अतिक्रमण नहीं हट रहा है, वो भी हटना चाहिए। आप लोग ऐसा कैसे कर लेते नहीं हैं? रूबिका जी, मौलाना साहब अच्छा, ऐसे सुन कैसे? तो लीजिए, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अरे मौलाना साहब मैं ऐसे तो आपको, कैसे? आप एक इसी काम डिबेट कीजिए, में 7वीं मर्तबा मैं कह रही हूँ। अच्छा सुन तो लीजिए मौलाना साहब, 7वीं मर्तबा सुन कह तो रही हूँ कि लीजिए, केवल मैं पूरी तो मस्जिद कर लूं। नहीं, मंदिरों को भी। अब मैं आपको वापस, आप लिखिए, नोट कीजिए, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। चलिए पेन और पेपर लाइए। ना पेन और पेपर लाइए। अब मैं रिपीट नहीं करूंगी, मैं थक गई हूँ। ये नहीं, ऐसे बच्चों को नहीं संभाला जा सकता। टीचर बोल के थक गई है, आप लोग सबक याद ही नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए, मई 2025, नहीं ये दूसरी डिबेट में आपको काम आएगा। लिखिए मई 2025, लिखिए मौलाना साहब, मई 2025 पूर्वी दिल्ली डीडीए ने लक्ष्मी नारायण मंदिर के अवैध हिस्से को गिराया। लिखिए जल्दी से, उसके रिपीट नहीं करूंगी। मार्च 2025, अरे भाई जिसके खिलाफ केस, आप जाइए ना कोर्ट में, मौलाना रशीदी आप जाइए कोर्ट में। कोर्ट हिंदू मुसलमान गीता कुरान से नहीं, फैक्ट से चलता है, कानून से चलता है। सब एजेंसियों को पता है। अरे तो नहीं तो फिर ये कैसे हट गया? लक्ष्मी नारायण मंदिर का हिस्सा कैसे हट गया? बताइए ना। सिंदूरी गणेश का हिस्सा, काली मंदिर का हिस्सा कैसे हट गया? आप गलत। दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में मंदिर को कैसे गिरा दिया गया? बताइए ना मौलाना साहब, प्लीज बताइए। नहीं, एक तो मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, प्लस आप मुझे वो बातें क्यों रिपीट कर रही हैं जो मैं सुन चुका हूं। मैं तो ये कह रहा हूं, जो अतिक्रमण हट गया अच्छी बात है, जो नहीं हटा उसको भी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हाँ हटना चाहिए ना, बोल रही हूँ। और आप तो अधूरी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मंदिर है, जो अतिक्रमण करके मंदिर बनाया गया है वो भी हटना चाहिए। जो अतिक्रमण करके मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च बनाया गया वो भी हटना चाहिए। हम तो साफ कह रहे हैं इस बारे में। हम कहां कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, कि मुसलमान खतरे में है, कि क्रिश्चियन खतरे में है, कि सिख खतरे में है। फैज खान साहब, यही तो एक इशू है ना। मैं कब कह रहा हूं मुसलमान खतरे में है? आप तो कह ही रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रुबिका जी, थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड या 60 सेकंड नॉन स्टॉप मुझे दीजिएगा, क्योंकि बार बार ये लोग कह रहे हैं संवेदनशील मैटर है। संवेदनशील मैटर नहीं है। देखिए 30 सेकंड में मेरा सब्र टूट जाता है, चाहे मौलाना रशीदी हो, मोहम्मद फैज, मैं बीच में टोक दूंगी। 30 सेकंड तो आपको नहीं टोकूंगी। तहसीन पुनावाला आप होते जो वायरल कर देते हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मुझे वायरल नहीं होना है, मुझे सच बात लोगों तक पहुंचानी है। बाखुदा सच बोलूंगा, जो बोलूंगा। मोहम्मद फैज खान मस्जिद फैज इलाही में नमाज पढ़ने जाता है। मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है, एक कंकर भी नहीं हटा। उसके ठीक बाजू में श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है, गौशाला है जहां मैं जाकर सेवा करता हूं। मंदिर और गौशाला पूरी तरीके से सुरक्षित है, और उसी मंदिर के अंदर एक हॉस्पिटल है जिसके अंदर 90% मुस्लिम महिलाएं, पुरुष, बच्चे इलाज करवाने के लिए जाते हैं, वो भी सुरक्षित है। मस्जिद के ठीक सामने भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा है, जिसमें हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें हैं, वो भगवान महावीर के नाम की बिल्डिंग भी सुरक्षित है। उसके ठीक बाजू में हज मंजिल है, वो भी पूरे तरीके से सुरक्षित है। उसके पीछे लगभग 1 दर्जन मस्जिद है, जामा मस्जिद तक, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। केवल और केवल जो अवैध अतिक्रमण था वो हटाया गया, और उसके नाम से इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। समाजवादियों को, कांग्रेसियों को, आम आदमी वालों को, इन लोगों ने अफवाह फैला दी कि मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुसलमान आओ इकट्ठे हो जाओ, और एक माहौल बना दिया। फैज खान साहब, सुमैया राणा, वहां की लोग, आप तीनों मुसलमान हैं। मैं कह रही हूं सच्चे तौर पर मुसलमानों को ये बात बताइए कि अफवाह पर ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। नहीं करना पड़ेगा ये डिबेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर।